हेलो दोस्तों। आज मैं फिर आया हूँ आप ही लोगों के पास एक छोटे से विचार के साथ अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। एक दिन आएगा जब ऐसे ही छोटी छोटी पढ़ाई के घंटे, छोटे छोटे पढ़ाई के घंटे मेरी आपकी जीत की वजह बनेगी। तब तक हर दिन पढ़ाई, हर दिन मेहनत करते रहना है। बहुत लोग शुरुआत करते हैं लेकिन आखिरी तक बहुत कम ही लोग पहुँचते हैं। मैं नहीं जानता कि मंजिल कब, कहाँ और कैसे मिलेगी, लेकिन इतना हम लोग ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक हम लोगों को रुकना नहीं है, चलते रहना है, अपने इस सिलसिले को जारी रखना है। आज फिर वही किताबें, वही कमरा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। बड़े सपने के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बुक है मेरी, जिसको कल मैंने पढ़ा, थोड़ा समझा इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, किस प्रकार से दी गई हैं। इसमें है प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व, जो विविधता में एकता बताता है। यानी कितने लोग अलग अलग हैं और कैसे एक होके रहे हैं। अपना भारत जैसे यहाँ पे है, इसमें मुझे मिला कि जो अपना भारत है यहाँ पे विभिन्न लोग शामिल हुए थे। ऐसा नहीं था कि एक ही थे, कई सारे लोग यहाँ पे आए, कई सारे लोगों ने शुरुआत किया, कई सारे लोग शामिल हुए। शामिल होने के बाद ऐसा था कि यहाँ पे जितनी भी सभ्यताएं आई, चाहे वो ग्रीक आई, चाहे फिर इंडो आर्य आए, हूण आए, तुर्क आए, ये सब भारत में आए और अपना घर यहीं पे बनाया। मतलब भारत, मैंने सोचने पे ऐसा लगता है, मेरे सोचने पे ऐसा लगता है कि कितना अच्छा देश है अपना, जहाँ पे एक बार कोई आता है तो वो इसको अपना घर समझता है, अपने घर की तरीके से बिहेव करता है। ऐसा दिखाता है ये, इसके नाम से ही ऐसा लगता है कि विविधता में ही एकता ये दर्शाता है। ऐसे सेम ही इस किताब में वर्णित किया गया भारत के बारे में कि भारत कैसा है, किस प्रकार से है। वैसे मुझे तो इतना लगा कि सबसे प्यारा अपना भारत है, सबसे अच्छा वही है। इसको पढ़ने पे यही पता चलता है, जैसे प्राचीन काल में ही भारत कई धर्मों की भूमि रही है। ऐसा नहीं है कि अभी ही, पुराने समय में भी यहाँ पे ब्राह्मण, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था और कई सारे लोग थे। ऐसा नहीं कि सब भिन्नता में रहे, सब एकता में मिल के शामिल हुए, एक साथ मिल के रहे। हालांकि पूरे देश का, हालांकि यहाँ पे जो दिया, पूरे देश का नाम शक्तिशाली सांस्कृतिक समुदाय आर्यों के कारण आर्यावर्त पड़ा था। तो ये आर्यावर्त नाम था भारत का। ऐसे ही कई सारे लोग आए जो वीर थे, उनके नाम में या उनके नाम से वीरता की कहानियाँ लिखी गईं। कुछ ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे छाप छोड़े हमारे देश के ऊपर, बहुत सारी अपनी चीज़ें हम लोगों को दे के गए ताकि हम पहले इसको समझ सकें, जान सकें। उनके महल, उनकी सभ्यताएं, वो कैसे रहा करते थे, किस प्रकार से रहते थे, इसमें ये सारी चीज़ें वर्णित हैं। इसको हम लोग देखें, समझें कैसे कैसे क्या है। दूसरी जगह पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो दिया है कि दूसरा मुख्य तथ्य जो इस बुक में मुझे पढ़ते हुए मिला, जिसमें था रामायण और महाभारत प्राचीन महाकाव्य तमिल की धरती पर भी उतने ही उत्साह और भक्ति से पढ़े गए। यानी ऐसा था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि यहाँ समरसता का भाव रहा। यानी सब लोग मिल के आपस में एकजुट होके रहे, चाहे वो किसी भी जगह का हो, किसी देश का हो, या अपने भारत के ही किसी राज्य में रहा हो, सब एक साथ मिल के रहे। वर्तमान के अतीत की प्रासंगिकता भी हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें भी सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। वर्तमान समस्याओं के मद्देनज़र भारत के अतीत के अध्ययन का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि समस्याएं भी बढ़ती हैं तो लोग उससे निपटना या उसमें निहित होना, उससे किस प्रकार से निकले, जुड़े, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें सीखी और समझा कि क्या कैसे है, किस प्रकार से की गई हैं, कैसे हैं। तो एक भारत से एक अलग टाइप का एक लगाव ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो और किसी देश में नहीं मिलता। अच्छा, इसको मैंने पढ़ा, इसको पढ़ने से मुझे ये क्लियरिटी आई कि सारे लोग मिलजुल के कितने अच्छे से रह सकते हैं, सारी चीज़ें समझ सकते हैं। फिर इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे मिली जो समझने में थोड़ा कठिन थीं, जिनको समझना बहुत मुश्किल था।
अब जो भी इस बुक में या वो कठिन ही लिखा गया या फिर वो थोड़ा सरल माध्यम में ही लिखा गया, जैसे प्राचीन मध्यकाल और उसके बाद के अवशेष हमारे वर्तमान में भी मौजूद रहे। इसमें पुराने मूल्य, मर्यादा, सामाजिक रीति रिवाज और प्रथा हमारी चेतना इतने भीतर तक समाये हुए हैं। इन सारी चीज़ों को समझना इस पूरे बुक की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि इसको समझ पाना, इसको समझना कि क्या है, किस प्रकार से चीज़ें कही गई हैं, कैसे इसको समझेंगे। अगर कोई भी जो इस तैयारी में हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो इन तथ्यों को क्लियरिटी कर सकता है किसी छोटे छोटे से ही एक उदाहरण में, ऐसा रहे कि जहाँ पे ये सारी चीज़ों की एक छोटी छोटी परिभाषा बन सके, उसको छोटे माध्यम से हम समझा सके, क्योंकि इतने बड़े में और इतने व्यापक में समझना तो थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर कोई इसमें मदद कर सकता है तो वो बहुत अच्छा होगा। फिर मैंने देखा प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार, इसमें तो कुछ बहुत विशेष नहीं मिला यहाँ पे। बस एक चीज़ मुझे ये देखने के लिए मिला कि यहाँ पे जो मुस्लिम शासक और हिंदू शासक जितने भी थे, जब ब्रिटिश रूल आया तो वहाँ पे इन सबको एक साथ रखा गया। जैसे हिंदू व्यावसायिक कानून चलाने के लिए ब्रिटिश जजों के साथ पंडित और मुस्लिम व्यावसायिक कानून चलाने के लिए मौलवियों को रखा गया। प्राचीन नियमों और प्रथाओं को समझने का शुरुआती प्रयास जो मुख्यतः 18वीं शताब्दी के अंत तक जारी रहा। तो इसमें हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि किसी सभ्यता, किसी चीज़ को सीखना, किसी चीज़ को जानने के लिए वहाँ पर रहने वाले सबका होना ज़रूरी है। सब जब मिल के चलते हैं तभी जाके किसी चीज़ का उदय हो सकता है, किसी नई चीज़ की खोज हो सकती है, कोई नई कल्पना आ सकती है। जैसे सर्वप्रचलित हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद हुआ था, उन लोगों ने भी इसको समझना चाहा, इसको जानना चाहा कि क्या है। वैसे गीता तो बहुत ही पवित्र, बहुत ही यूनिक, ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छी ग्रंथ है अपने भारत की, जिसको समझना ज़रूरी होता है सबके लिए। सब समझ सकते हैं, उनके जीवन में भी बहुत अनोखा इसका उपयोग रहता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत के जो आधुनिक इतिहासकार हैं, इसमें बस ये पूरी बुक में मुझे ये पढ़ने पे यही निकल के संदर्भ इसका मुझे मिला कि यहाँ पे जितने भी लोग आए सब रामायण, गीता और महाभारत और भी कई सारे धर्मों की, कई सारे ग्रंथों की किताबों को पढ़ा गया, पढ़ के समझा गया, उसके अर्थ, उसके निचोड़ को निकाला गया, ताकि आगे सभ्यताओं को चलाने के लिए, सारी व्यवस्था सही ढंग से करने के लिए उनको लाभ मिल सके। तो ये सारी चीज़ें इसमें निहित हैं जो कि काफ़ी अच्छी थी। राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी दृष्टि और उनका योगदान ऐसे ही भारतीय विद्वानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरी, खासकर उनके लिए पश्चिमी शिक्षा प्राप्ति की थी। यहाँ पे क्या था, अब भाई समय बीता तो नए नए शिक्षा नीतियाँ आई, नई सारी चीज़ें हुई, लोग नई नई चीज़ों को जानना चाहते थे, इस प्रकार से सारी चीज़ें बदलती गई। मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में ही अपनी बातों को व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि इतना थोड़ा वीडियो का टाइम लंबा हो जाएगा और फिर थोड़े ही समय में मैं अपनी सारी बातों को सोचता हूँ कि आप लोगों के सामने रखूँ। आप लोग कुछ इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स को और बढ़िया से ही बता सकते हैं। जो टॉपिक्स मुझसे मिसिंग हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मुझे हिंट दे सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर ध्यान दे के और थोड़ा बढ़िया तरीके से इसको समझ सकूं। यहाँ सभ्यताओं में जैसे महाराष्ट्र में क्या था, महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडार जी थे, उन्होंने विश्वनाथ काशी रजवाड़े ऐसे ही समर्पित इतिहासकार, ये सब मिल के अलग अलग सामाजिक और रीतियों को बदलना चाहते थे। जैसे इन लोगों ने, उनमें कुछ था अनुसंधान के माध्यम से विधवा विवाह, पुनर्विवाह, जाति व्यवस्था पर बल, ऐसी सारी सभ्यताओं को बदलना चाहते थे, उसमें नई चीज़ें लाना चाहते थे कि लोग समझ सके, बदल सके, नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके। हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास 6ठी शताब्दी पर जाकर समाप्त हो जाता है। ये सारे विभाजन जो थे ये चलते हुए आते 6वीं शताब्दी में आके इनका समापन हो जाता है। फिर इसके बाद नई सभ्यताओं का फिर से आरंभ होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में बहुत सारे लेखकों ने दक्षिण भारत पर उचित ध्यान नहीं दिया, जबकि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी थीं, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कमी की वजह से वो चीज़ें छूट गईं, रह गईं। फिर हमने देखा गैर सामाजिक इतिहास की ओर, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ मिला। संस्कृतविदों के अनुसार दक्षिण ब्रिटिश इतिहासकार एल.एम. बमसन ने प्राचीन भारत को देखने के नज़रिए पर ही आधुनिक दृष्टिकोण के सवाल खड़े किए। मतलब वहाँ पे इनका ये था कि वो थोड़ा पीछे है, अजीब
कुछ इन लोगों की संस्कृतियाँ नहीं मैच की, या फिर ये लोग जानना नहीं चाहे, वहाँ को समझना नहीं चाहें, इस प्रकार से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तालमेल इन लोगों का नहीं हुआ। सांप्रदायिक दृष्टिकोण में हमने पढ़ा तो यहाँ पे क्या था कि जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औपनिवेशिक इतिहासकार थे, वे जानबूझकर भारतीय उपलब्धियों की निंदा करते थे और भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्यों का श्रेय बाहरी प्रभाव को देते थे, जबकि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, हमारे भारत के लिए थी, भारत को थोड़ा उत्कृष्ट ही दिखाना था। लेकिन ये सब मुझे इस बुक में पढ़ने पे पता चला, वरना इससे पहले मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि क्या हैं, कैसे हैं, किस टाइप से क्या था। आज इतना तो पता चला, और हो सके आप लोग इसमें कुछ और नई चीज़ें हमको बताएं जो कि मैं जान सकूं, समझ सकूं। इसी प्रकार कालक्रम इनका दिया गया, ये बस इतना ही इसमें था। बाकी जो मुझसे मिसिंग होता है वो आप लोग मुझे गाइड करेंगे, बताएंगे। 18वीं शताब्दी के ही समय में प्राचीन भारत के इतिहास के आधुनिक शोध भी किए गए थे। बिहार और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी में शासन आया हुआ था 1765 ईस्वी में। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें चलीं। इतना पढ़ने पे मुझे ये लगा कि हाँ, अपना भारत कितना अच्छा था, यहाँ पे चीज़ें कितनी अच्छी व्यवस्थित की गई थी, सारी चीज़ें कितने क्रम से की गई थी। एक एक विविधता में एकता, यानी सब अलग होते हुए भी एक साथ थे। अगर किसी किसी के ऊपर शासन या कहीं भी राजा शासन चलाना चाहता था तो उसको सबकी ज़रूरत थी, सबको साथ में लेके चलना था। ऐसे ही इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या था, कई सारी चीज़ें बदल भी गई थी। पुरातत्वों की विधियाँ हमने प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के इतिहास में पाए जाने वाले भौतिक अवशेष को ढूंढने में मदद करती हैं। यानी वो सारी चीज़ें वहाँ पे जो प्रयुक्त हुई थी, जो थे, जो यूज हुए थे, वो सब हम लोगों के लिए एक खोज है। कई सारी चीज़ें उस समय में भी ऐसी बनी थी जिसकी खोज हम लोग आज तक नहीं कर पाए, वो हमारे लिए एक रहस्य ही बन के रह गया। जैसे आगे चलते हुए हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हड़प्पा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, हड़प्पा सभ्यता इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी। वहाँ की चीज़ें हमको बहुत सारी देखने के लिए मिलेंगी, हालांकि उसको हम पढ़ नहीं सके। अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे जो लेख हमको प्राप्त हुए, वहाँ की वर्णमाला शायद मेरे हिसाब से 400 या 500 अक्षरों की थी, वर्णों की थी, वहाँ पे वो बनी हुई थी। हमारे यहाँ पे अभी वर्णमाला हमारी 52 अक्षरों, 53 अक्षरों में ही आके रह गई। अगर इसमें मैं कुछ मिसिंग होता हूँ तो आप लोग गाइड करिएगा, मुझे बताइएगा। जबकि चीज़ें बदल गई, इसमें मैंने अभी बहुत कुछ नहीं पढ़ा, बस यहाँ तक ही मैंने पढ़ा, और इसमें मैं आप लोगों से यही व्यक्त करना चाहूँगा, आप लोगों से ये जानना चाहूँगा। इतिहास में मैंने यही पढ़ा, बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने अलग अलग पढ़ा, तो उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेके आऊँगा, समझूँगा आप लोगों से कि क्या कैसे करना है मुझे। और इसमें मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज के मैंने अपने विचार रखे, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ें और जुड़ के मेरी मदद करें, मेरे साथ चलें, चीज़ों को मुझे समझाएं बेहतर ढंग से। और कहीं ना कहीं इस वीडियो से किसी दूसरों की भी मदद हो सकती है, इसके कमेंट्स बॉक्स से दूसरों की मदद हो सकती है, बशर्ते यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने पूछे आप लोगों से अगर आप उसका आंसर्स करते हैं तो कई सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं मैं किसी एग्ज़ाम के ही बेसिस पे चल रहा हूँ, बस ये है कि इन बुक्स को पढ़ना मन था मेरा कि पढ़ें, पढ़ के देखें कि क्या है, कैसे है, किस टाइप से अपने भारत का प्राचीन इतिहास रहा है। और मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा सा समय निकाल के मेरी वीडियो को प्यार और स्नेह देंगे। आप सभी का मेरे स्टडी ब्लॉग चैनल्स पे स्वागत है। आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ इतने टाइम तक मेरी चीज़ों को सुनने के लिए। अब फिर हम कल मिलते हैं किसी नए चैप्टर्स के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ और नई उम्मीदों के साथ कि वहाँ हम क्या सीखेंगे, आप लोग क्या चीज़ें गाइड करेंगे, क्या मैं सीख पाऊँगा, क्या आगे कैसे बढ़ूँगा।